क्षितिज। क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम क्षितिज में समस्त हिंदी सहृदयों का हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर संयुक्ता का दिव्य अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज का विषय है हिंदी संबंधी चुनौतियाँ, और इस पर बात करने के लिए स्वीडन से प्रोफेसर हांस वर्नर वेस्लर विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आमंत्रित मॉरिशस पधारे हुए हैं। प्रोफेसर वेस्लर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। शुक्रिया और नमस्कार सभी श्रोताओं को। आपको भी धन्यवाद कि आपने हमको इधर बुलाया। तो प्रोफेसर वेस्लर वास्तव में हिंदी जगत के मर्मज्ञ प्रसिद्ध विद्वान हैं, और आप उपसाला विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी के प्रोफेसर हैं जी। साथ ही सन 2015 में आपको विश्व हिंदी सम्मान से विभूषित किया गया है। सन 2021 में आप जॉर्ज ग्रियर्सन अवार्ड से भी सम्मानित हुए हैं। आप द्वारा रचित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी आपकी निपुणता सराहनीय है। जी, मैं इसी उम्र में पहुंच रहा हूं जिसमें सम्मान मिलते हैं। जी, बहुत अच्छा। तो सर्वप्रथम प्रोफेसर वेस्लर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी रुचि जो है हिंदी के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति कैसे जागृत हुई? जी, आपको ताज्जुब होगा, मेरे पूर्वजों में कोई हिंदुस्तानी नहीं है। मैं एक मिसाल हूँ, जिंदा मिसाल हूँ कि हिंदी सीखी जा सकती है। यानी हिंदी मेरे लिए एक विदेशी ज़ुबान है। मैंने विदेशी ज़ुबान के रूप में सीखी। और जब मैं बहुत छोटा था, हेमन हेसे का एक उपन्यास पढ़कर, वो सिद्धार्थ के नाम से, वो भगवान बुद्ध की जीवनी पर आधारित एक नॉवल है, उसको पढ़कर मेरा दिमाग खुल गया एक तरह से। मैं बहुत छोटा था, कुछ नहीं जानता था, पर कुछ मेरे अंदर में मालूम नहीं किसी तरह से वो होने लगा। फिर पता चला कि जर्मनी में, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, जर्मनी में इस तरह इंडोलॉजी के नाम से कोई विषय है जहाँ भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, ख़ासकर संस्कृत। और फिर उसी मालूम नहीं किसी तरह से उस वक्त मैंने सोचा चीनी सीखूं या संस्कृत की तरफ या भारतीय भाषाओं की तरफ जाऊं। फिर चीनी की बड़ी फैशन थी उस ज़माने में, अभी भी है, क्योंकि चीनी के साथ नौकरी भी मिलती है। पर मालूम नहीं क्या मेरे अंदर में एक आवाज़ थी जिसने कहा कि भारतीय भाषाओं की तरफ जाओ, और वो मैंने किया ज़िद्दी करके, क्योंकि मेरी अम्मा उसके खिलाफ थी। अच्छा। अब कहती हैं अल्लाह का शुक्र अभी भी खुशहाल से हैं। अब कहती तुमने ठीक किया बेटा। अभी भी मुझको बेटा पुकारती है। जरूर, अच्छा, बेटा पुकारती हैं। वाह ना, आपको सुनने के बाद ऐसा ही लगता है कि परमात्मा ने आपको बहुत सारी विशेषताएं दी हैं। आप इतनी भाषाओं को जानते हैं। अभी आते हुए आप फ्रेंच में बात कर रहे थे, अंग्रेज़ी बोलते हैं, हिंदी आती है, संस्कृत में भी आपने PhD अपना पूरा किया है। नो, तो इस रीति से फ्रेंच तो मैंने स्कूल में सीखी, या कुछ हद तक से ज़्यादा फ्रेंच जानता हूँ, समझता भी हूँ। और वो मामूली है ना, हमको दूसरों की भाषा सीखनी है, बहुत ज़रूरी है ना। हमारा दिमाग इस तरह से कमज़ोर नहीं है कि हम सीख नहीं पाएंगे। जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं जापानी नहीं सीखी जा सकती है, वो भी गलत है। तो लोग जापानी सीख लेते हैं, चीनी सीख लेते, कोरियाई सीख लेते हैं, हिंदी क्यों नहीं? तो प्रोफेसर वेस्ले जी, आप उपसाला विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। जी। किस रूप में आप कार्यरत हैं? ये मेरी खुशकिस्मती है कि नौकरी मिली आखिर में। जिस तरह से कहते हैं मेरा भविष्य बना इंडोलॉजी के साथ, हिंदी के साथ और पढ़ाने से। वैसे मैंने बहुत मेहनत भी की, ख़ासकर जब मैं छोटा था। दिल में मैं बड़ा आलसी हूँ, हम सब लोग हैं ना, लेकिन मालूम नहीं अपने को ढकेल के और ख़ासकर जब पढ़ाने से भी बहुत फ़ायदा है ना जी। मुझे याद है अभी जब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया,
उस वक्त मेरे अंदर में वो डर होने लगा कि हमारे छात्र इस तरह के सवाल पूछे जिनका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने अपनी क्लासों के लिए बहुत तैयारी की ताकि इस तरह के सवाल नहीं हो जिनके जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। तो इस तरह से मेरी ठीक हो गई। पर एक फ़ायदा ये भी है कि मैंने न सिर्फ जर्मनी में और स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई की और वो उपाधि भी ली वहाँ से, पर केंद्रीय संस्थान में एडवांस डिप्लोमा भी लिया था दिल्ली में। तो जब मैं दिल्ली आया उस वक्त भी बहुत छोटा था, व्याकरण वगैरह कुछ शब्दावली हिंदी की आती थी, पर वहाँ पे मैं ऐसे लहजे से बोलने लगा और फिर मैंने बहुत मेहनत की उसमें भी। फिर इधर उधर निमंत्रण मिला, भाषण दिए इधर उधर, जिस तरह से हिंदुस्तान में होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरी हिंदी जिस तरह जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ, कैसे बना मेरे लिए भी एक रहस्य है, पर यहाँ तक पहुँचा हूँ जहाँ कुछ पकड़ है हिंदी में। फिर भी हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा जर्मन है और मुझको लगता है सपना अभी भी मैं जर्मन ज़ुबान में देखता हूँ। सपना जर्मन। चलिए, फिर भी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, धारा प्रवाह हिंदी आप बोल लेते हैं, ये बहुत ही मतलब प्रशंसनीय बात है। हिंदी संबंधी चुनौतियाँ क्या हैं, जैसे स्वीडन में या पूरे विश्व में? हाँ, वैसे बहुत लोगों के लिए हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदुस्तान के बाहर प्रवासी समाज में हिंदी या तो मातृभाषा है या दूसरी भाषा है। दूसरी भाषा का हमारे बहुत ऐसे गुजराती होंगे, मराठी होंगे जिन्होंने हिंदी फिल्मों से सीखी या मालूम है स्कूल में सीखी या किसी दूसरे ढंग से, मालूम है हिंदी हवा में है किसी तरह से। शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पर काफ़ी कुछ हद तक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में भी एक हिंदी है। औपचारिक भाषा हो या कि नहीं हो, पर विदेश में भी प्रवासी समाज में कुछ हद तक हिंदी पंजाबी प्रचलित है। आमतौर पर जो पंजाबी लोग भी हिंदी भी बोलते हैं और गुजराती भी हिंदी बोलते हैं वगैरह। और इसके अलावा मेरे जैसे गैर प्रवासी भी कुछ है, मैं अकेला नहीं हूँ। पश्चिमी दुनिया में, यूरोप में, उत्तर अमेरिका में, मध्य अमेरिका में भी, मेक्सिको में भी, पूर्वी एशिया में भी कई संस्थान हैं जहाँ हिंदी और भारतीय भाषा पढ़ाई जाती। इंडोलॉजी के नाम से विषय किया, इंडोलॉजी पर थोड़ा सा और आप स्पष्ट करेंगे? तो इंडोलॉजी की शुरुआत हुई फ्रांस में 1814 में, पेरिस में। ये भी खुशी की बात है कि उस वक्त के यूके में नहीं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़माना था, पर वो यानी उपनिवेशवाद से थोड़ा सा दूर, कम से कम, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, वो सही है। इसके बारे में हम अलग सा भाषण दे सकता था या हम बहस भी कर सकते थे, पर ये नहीं है कि अंग्रेज़ों ने शुरू किया इंडोलॉजी। वो फ्रांस में शुरू हुआ, इसके बाद जर्मनी में, फिर वहाँ से फैल गया इटली, पोलैंड, रूस, छोटे छोटे विभाग, क्योंकि उस ज़माने में वो संस्कृत की तरफ और शास्त्रीय साहित्य की तरफ वो रुचि बनने लगी। वो रोमांचक आंदोलन का ज़माना था यूरोप में, तो फिर पूरी एक नई दुनिया खुलने लगी। उस वक्त लोगों को ठीक से लैटिन आती थी, बहुत लोग ग्रीक भी जानते थे। फिर लैटिन ग्रीक जो जानते थे उनके लिए संस्कृत इस तरह से मुश्किल नहीं थी। मैंने भी स्कूल में लैटिन सीखी, मैं उसी पीढ़ी का हूँ, अभी काफ़ी उम्र में आ चुका हूँ आजकल। तो मेरे ज़माने में हम 4.5 साल तक मैंने लैटिन भी सीखी और उससे बहुत फ़ायदा है संस्कृत के सीखने के लिए। आजकल मैं देखता हूँ हमारे छात्र जो है, जो इंडोलॉजी में हिंदी लेते हैं, इनको दूसरे साल में कम से कम संस्कृत प्रवेश करना है। कुछ लोग शौक से करते हैं, कुछ लोग पहले बहुत रोते भी लगते हैं कि हमसे नहीं सीखी जाएगी, बहुत मुश्किल है, 8 विभक्तियाँ हैं, द्विवचन है और क्या नहीं है संस्कृत में। पर संस्कृत भी सीखी जा सकती है, जो मेहनत रहेगा थोड़ा सा वो सीख लेगा। आजकल जो चुनौतियाँ हैं, दिलचस्पी तो है, भारत या तो महाशक्ति बन चुकी है या महाशक्ति बन रही है, और हम सब पश्चिमी दुनिया में भी हम चाहते हैं कि भारत आगे बढ़ जाए, क्योंकि आखिर में चीन का मुकाबला कौन करेगा अगर भारत नहीं करेगा। मैं अब फौजी बात नहीं करता, मैं अब सांस्कृतिक शक्ति और मैं क्या कहूँगा इकोनॉमिक और सामाजिक मामलों में सोचता हूँ अभी, तो वो ज़रूरी है। और अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ रही है तो वो यह सवाल है कि वो भाषा नीति किसके साथ, जब हम चीन की तरफ देखते हैं, और माफ़ी मांगता हूँ चीन की तरफ देखनी ही है, तो वहाँ का जो हनबन इंस्टीट्यूट है, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पूरे दुनिया में खुल गए हैं, और विदेशी सांस्कृतिक राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है चीन के
वो मैं क्या कहूँगा, चीन की अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, तो वो हिंदुस्तान में ICCR है, यह हम सब जानते हैं, पर इसको आगे बढ़ाना है किसी तरह से जाके पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी का प्रसार करना चाहेंगे और पूरी दुनिया हिंदी बोले, ऐसा नहीं है, नहीं, वो नहीं होना है। पर किसी तरह से अगर हो रहा है कुछ इसी तरह से, तो हिंदी बोलने वालों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि वो हिंदी के साथ वो आत्मविश्वास का मसला भी है ना। बहुत लोग हिंदुस्तान में खासकर सोचते हैं अगर मुझको अंग्रेजी नहीं आती तो मैं बेवकूफ़ हूँ, तब तक मैं बेवकूफ़ हूँ। वो गलत बात है। और प्रोफेसर वेस्ली, आप उस दिन विश्व हिंदी दिवस पर जब चर्चा कर रहे थे, आपने एक प्रस्ताव रखा था भारत सरकार प्रस्ताव रखने की हिम्मत हुई मेरे अंदर में, मालूम नहीं कैसे। पर मेरा जो 20 साल पहले तकरीबन वहाँ हिंदुस्तान में एक सिंघवी कमेटी के नाम से इन्होंने वो जो प्रवासी समाज के साथ भारत की राजनीति पर इन्होंने बहुत 600 पृष्ठों का बहुत लंबा कमेंट लिखा, उसके साथ सिफारिशें भी हैं। उसके अनुसार वो प्रवासी दिवस आने लगा और फिर ओवरसीज़ इंडियन वो कार्ड वगैरह वो सब कई चीज़ें होने लगे। फिर हिंदुस्तान के अंदर में वो जागरूकता बनी, विदेश में हमारे प्रवासी 3 करोड़ हैं, इनके साथ हमारा रिश्ता बनता रहे और इससे फ़ायदा, हमको भी फ़ायदा भी है। वो प्रेम का मामला है एक है, पर फ़ायदा भी है। तो वो मेरा सुझाव है, हिंदी का यथार्थ हमको देखना चाहिए और उसके लिए एक समिति चाहिए जो मान लीजिए 2 साल के अंदर में रिपोर्ट भेजे। फैसला सरकार ही करेगी, और कम से कम एक उदाहरण में देना, एक हिंदी का यथार्थ क्या है। यहाँ हम देखते हैं प्रवासी समाज के अंदर में जो नई पीढ़ियाँ हैं उनमें रुचि घटती है, सब लोग उस पर शिकायत करते हैं। वो मॉरिशस में भी हम वही देखते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि नई पीढ़ी समझती है कि हिंदी हमारी है? वो भी हिंदी शायद पहचान का एक संकेत है, वो तो ठीक है, और हमारी परंपराएं हैं वो भी ठीक है, पर हमारी अपनी वो नहीं है। वो हम ज़्यादा आधुनिकता को मानते हैं। पर मैं हमेशा कहते हिंदी के अंदर आधुनिकता क्यों नहीं है? अपनी समस्याओं पर हिंदी में बात करो, वो भी हो सकता है ना, वो सब मुमकिन है। तो जब हम कहते हैं हिंदी सिर्फ अस्तित्व का प्रतीक है, तो इसमें ये खतरा भी निहित है कि हम इसको आधुनिक नहीं समझते। एक आधुनिक भाषा के रूप में उसको, भाषा और संस्कृति, संस्कृति दोनों, और वो चीज़ें उस पर, उन चीज़ों पर, और फिर वो एक जब हम गैर प्रवासियों को देखते हैं, मैं समझता हूँ हर एक ज़ुबान में टोफल टेस्ट की तरह हैं, फ्रेंच के लिए, रूसी के लिए, जापानी के लिए, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इम्तहान है। उसके साथ परिभाषा की A1, A2, B1, B2, इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए, वो सब हिंदी के साथ होनी चाहिए। और वो ही समिति इस पर जांच पड़ताल कर रही है, तो फिर सरकार आखिर में फैसला करेगा आगे कैसे जा सकते हैं। उससे हिंदुस्तान के अंदर में भी हिंदी के लिए आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा, और हिंदुस्तान में भी इसके लिए वो विदेशी भाषा के रूप में हिंदी, इसमें पूरा पाठ्यक्रम होना चाहिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जिस तरह से चीन में है चीनी के लिए। जी, बहुत उत्तम। तो प्रोफेसर जी, आपकी दृष्टि में हिंदी का भविष्य क्या है? आप तो इतनी गहराई में बैठ चुके हैं, आप क्या कहेंगे? दे रहा मालूम नहीं कितनी गहराई है। एक तरह से मैं ना घर का हूँ ना घाट का, वैसे मैं विदेशी हूँ, प्रवासी समाज का नहीं हूँ, ना हिंदुस्तानी हूँ, फिर भी हिंदी से प्रेम है ज़रूर, और हिंदी साहित्य से भी, संस्कृति जो इससे जुड़ी हुई है उससे भी, वो सब है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर में हिंदी का भविष्य होता रहेगा। वैसे अब हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में अंग्रेज़ी खूब फैलती है और मध्य वर्ग अंग्रेज़ी ही मानते हैं। वो मेरे ख्याल से वो ज़रूरी नहीं है। हिंदी के अंदर में बहुत कुछ है, और हमको हिंदी का आत्मविश्वास को किसी तरह से हम इस सशक्त बनना चाहिए, ये ज़रूरी है। बहुत उत्तम। कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए। प्रोफेसर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इन उत्तम विचारों के लिए। समय कम है, नहीं तो आपको तो सुनते रहेंगे। तो आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मॉरिशस में आप आए और पूरा हिंदीमय वातावरण छाया हुआ है आपके आने से भी। तो आप आते रहें और इस प्रकार से हिंदी में लिखते रहें, और हमारी यही शुभ भावना, शुभकामना है कि आप सदा इसी तरह से हिंदी
को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि हिंदी जैसे कहते हैं हमारी जननी है, उससे हम जुड़े हुए हैं, हमारा अस्तित्व उससे जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं आपके प्रति। तो प्रिय श्रोताओं, आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः एक कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।